पर एक जीप धूल उड़ाती हुई गांव के अंदर प्रवेश करती है। जीप में रवि, अमित और नेहा बैठे थे। गांव के पुराने मकान, कच्ची सड़कें और हरियाली उनके सामने फैली हुई थी। जीप रुकती है। सामने मंगली काकी खड़ी थी, जिनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। अरे, तुम लोग यहाँ? शहर के लोगों का गांव में क्या काम पड़ गया? काकी, मैं यहाँ जमीन खरीदकर फैक्ट्री खोलने की सोच रहा हूँ और मैं रिसर्च करने आया हूँ, ये जानने कि गांव के लोग शहर के लोगों से अलग क्यों होते हैं। और मैं तो बस यहाँ शांति पाने आई हूँ। नेहा के विचार तो मुझे बहुत अच्छे लगे। वो सब मंगली काकी के घर चले जाते हैं। कुछ देर बाद एक लड़की दौड़ती हुई आती है। मंगली काकी उसे देखकर कहती हैं, अरे चंपा, इधर आ, ये मेरे बहुत दूर के रिश्तेदार हैं, इन्हें गांव घुमा ला। ठीक है काकी, चलिए मैं आपको गांव घुमा देती हूँ। चंपा रवि, अमित और नेहा को गांव में घुमाने ले जाती है। चारों कच्चे रास्ते पर चलते हैं। चारों ओर हरियाली, गाय बैल और मिट्टी के घर थे। तभी नेहा चलते चलते अचानक ठिठक जाती है और दूर मैदान की तरफ इशारा करती है। वो देखो, वो जगह कुछ अजीब सी लग रही है। चंपा जल्दी से नेहा का हाथ पकड़कर पीछे खींचती है। वहाँ मत जाइए, वो अंधों का ढाबा है। क्या? ढाबे के बारे में तो सुना था, लेकिन अंधों का ढाबा, ये क्या है? और हमें तो वहाँ कोई ढाबा दिख ही नहीं रहा। इस गांव में कोई भी इस बारे में बात नहीं करता, हमें यहाँ से चलना चाहिए। रवि, अमित और नेहा अजीब सी उलझन में पड़ जाते हैं, लेकिन चंपा उन्हें खींचकर वहाँ से ले जाती है। रात का समय हो चुका था। चारों लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं। रवि, अमित और नेहा खाने को देखते हैं, लेकिन उनका मन ही नहीं करता। क्या हुआ, भूख नहीं लगी? नहीं काकी, भूख ही नहीं है। अरे मैं जानती हूँ, तुम शहर के लोग बाहर का खाना ज्यादा खाते हो ना, इसलिए जल्दी बीमार भी पड़ते हो। रवि, अमित और नेहा हल्का मुस्कुराते हैं, लेकिन खाना नहीं खाते। कुछ देर बाद वे घूमने के लिए बाहर निकल जाते हैं। कच्ची सड़क पर चलते हुए अचानक उनकी कार खराब हो जाती है। चारों ओर घना अंधेरा था। तभी उन्हें दूर एक हल्की चमकती हुई रोशनी में एक ढाबा दिखता है। तीनों उस ढाबे की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी नेहा कुछ सोचकर कहती है, रुको, ये वही जगह है। दिन में यहाँ कुछ नहीं था और अब अचानक यहाँ ढाबा। तुम पागल हो क्या? ये कोई दूसरा ढाबा होगा। ढाबे के अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर हल्की रोशनी फैली हुई थी। कुछ कुर्सियां और टेबल रखे थे। एक बूढ़ा आदमी, जिसका नाम बलिया था, काउंटर के पीछे खड़ा था। पास में एक और आदमी, रामू काका, थे। आइए बैठिए, क्या खाएंगे? एक पनीर पराठा, मेरे लिए राजमा चावल। कोल्ड ड्रिंक। बलिया मुस्कुराता है। कुछ देर बाद रामू काका थालियां लाकर टेबल पर रखते हैं, लेकिन जब चारों अपनी थालियां खोलते हैं तो वे चौंक जाते हैं। ये क्या मजाक है? हमने ये ऑर्डर नहीं किया था। रवि की थाली में खिचड़ी, अमित को सूखी रोटी और दाल, नेहा को गरम दूध मिला था। बलिया हल्की मुस्कान के साथ कहता है, हमारे ढाबे में कोई वो चीज नहीं खाता जो वो चाहता है, बल्कि वो चीज खाता है जिसकी उसे सच में जरूरत होती है। रवि गुस्से में कुर्सी पीछे खिसकाता है और उठने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसे हल्का चक्कर आ जाता है और उसकी आंखों में धुंधलापन छा जाता है। अचानक उसकी यादों में बचपन का दृश्य उभरता है। खिचड़ी खा ले बेटा, तुझे जल्दी ठीक होना है ना। याद खत्म होती है। रवि की आंखों में नमी आ जाती है। दूसरी तरफ अमित की भी आंखें बंद हो जाती हैं और उसे भी अपनी पुरानी यादें दिखने लगती हैं। बेटा, यही है हमारे पास, इसे खा ले, पेट भर जाएगा। याद खत्म होती है। अमित भी भावुक हो जाता है। नेहा की आंखों में भी पुरानी यादें तैरने लगती हैं। उसे अपनी दादी का चेहरा याद आता है। डर लगे तो गरम दूध पी लेना, डर चला जाएगा। नेहा धीरे धीरे गिलास उठाकर दूध की तरफ देखती है। वो तीनों भावुक होकर ढाबे से बाहर चले जाते हैं। तभी वहाँ मंगली काकी उन्हें ढूंढते हुए आ जाती है। तुम सब यहाँ हो? मंगली के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, जैसे उन्हें सब कुछ पहले से पता हो। वो धीमे स्वर में कहती हैं, अब तो समझ गए ना,
क्यों इसे अंधों का ढाबा कहते हैं। लेकिन इस ढाबे में कोई अंधा तो है नहीं। मंगली काकी हंसती हैं। उनकी हंसी में एक गहरा रहस्य छिपा था। वो चारों ओर देखती हैं और कहती हैं, अंधे वो होते हैं जो अपनी जिंदगी की सच्चाइयों को नहीं देख पाते। ये ढाबा उन्हीं को दिखता है जो अपने अतीत से भाग रहे होते हैं। तभी अचानक हल्की हवा चलती है। ढाबे की रोशनी मंद पड़ने लगती है। वे पलटकर देखते हैं तो ढाबा गायब हो चुका था। चूल्हा, टेबल, बलिया और रामू काका सब कुछ गायब हो चुका था। ये कैसे हो सकता है? अभी तो हम ढाबे पर बैठे थे। ढाबा कहाँ है? कहीं हम सब ने कोई सपना तो नहीं देखा? लेकिन हमने खाना खाया था। हमने वो खिचड़ी, रोटी, दूध सब कुछ महसूस किया। इसका मतलब ये सब हकीकत था। नेहा फिर मंगली काकी की ओर मुड़ती है, जो गहरी नजरों से उन्हें देख रही थी। काकी, हमें सच सच बताइए, ढाबा आखिर था क्या? मंगली काकी गहरी सांस लेती है। उनके चेहरे पर रहस्यमयी उदासी झलक रही थी। वो धीरे धीरे बोलना शुरू करती हैं। 50 साल पहले यहाँ एक असली ढाबा हुआ करता था। उसका मालिक था रघुनाथ, एक नेक दिल आदमी। वो किसी को भी भूखा नहीं जाने देता था, लेकिन उसकी एक अजीब आदत थी। वो लोगों को वही खिलाता था जिसकी उन्हें असल में जरूरत होती थी, ना कि वो जो वे चाहते थे। रघुनाथ का ढाबा एक छोटे से गांव में बसा हुआ था। आसपास कई किसान और मजदूर भोजन कर रहे थे। रघुनाथ खुद प्यार से सभी को भोजन परोस रहा था। तभी घोड़े के टापों की आवाज आती है और 2 जमींदार अपने चमकते हुए कपड़ों और ऐंठी हुई मूंछों के साथ अंदर आते हैं। अरे ओ ढाबे वाले, हम भूखे हैं, हमारे लिए बढ़िया पकवान बना। कुछ ऐसा बना जो हमारे मुंह का स्वाद बदल दे, और हाँ, मिठाई भी होनी चाहिए। रघुनाथ सिर झुकाकर जी मालिक कहता है। कुछ देर बाद थाली में सादी खिचड़ी, सूखी रोटी और गुनगुना पानी लाकर रखता है। जमींदार थालियों की ओर देखते ही भड़क उठते हैं। अबे ये क्या दे दिया? हमने शानदार खाना मांगा था और तू हमें ये भिखारियों का खाना खिला रहा है। लगता है तेरे ढाबे में सब अंधे ही काम करते हैं। हम कुछ और मांगते हैं और तू कुछ और परोसता है। मालिक, भूख सबकी एक जैसी होती है, तो खाने में फर्क क्यों? इंसान के पेट को सिर्फ रोटी चाहिए, ना कि शाही पकवान। ओए, ये क्या बकवास कर रहा है? तू हमें सिखाएगा कि हमें क्या खाना चाहिए? अंधा मैं नहीं, अंधे आप हैं ठाकुर साहब। ये जानते हुए भी कि भूख केवल रोटी से मिटती है, फिर भी आप निर्दोष किसानों की जमीनों पर कब्जा करते हैं, उनके हिस्से की रोटी छीन लेते हैं और दिखावे के पकवानों में जीवन की सच्चाई भूल जाते हैं। जमींदार तिलमिला जाते हैं। इस ढाबे को आग लगा दो, इसे सबक सिखाने का वक्त आ गया है। नौकर ढाबे में आग लगाने लगते हैं। रघुनाथ के चेहरे पर कोई डर नहीं था। वो अपने जलते हुए ढाबे को देखता है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। जमींदारों के आदमी रघुनाथ को पकड़ते हैं और बेरहमी से पीटने लगते हैं। उसकी सांसें धीमी होने लगती है, लेकिन मरते मरते उसकी आवाज भारी और गहरी हो जाती है। जिसने कभी भूख और भोजन का असली मतलब नहीं समझा, इस ढाबे पर उसे हमेशा वही मिलेगा जो उसकी सच्चाई दिखाएगा। तो इसीलिए हमें ढाबे में वही मिला जो हमारी जिंदगी में अधूरा था। तो अब ये ढाबा हमें कभी नहीं दिखेगा। जिसने सच्चाई देख ली, उसे अंधों का ढाबा दोबारा कभी नहीं दिखता। अगले दिन वे शहर लौट जाते हैं, लेकिन उनके दिलों में हमेशा के लिए एक सवाल रह जाता है कि आखिर उन्होंने जो देखा वो क्या था। शायद अंधों के ढाबे का रहस्य हमेशा के लिए रहस्य ही बना रहेगा। ये कहानी है प्रेमनगर गांव की। वैसे तो प्रेमनगर गांव खुशनुमा और बहुत ही प्यारा था। गांव में हमेशा शांति बनी रहती। उसी गांव में मंगलू नाम का एक भिखारी रहा करता था, जो आसमान को चादर समझकर और धरती को बिस्तर समझकर कहीं पर भी भूखे पेट सो जाया करता था। ऐसे ही हर सुबह मंगलू मंदिर का प्रसाद खाकर रास्ते और चौराहे पर भीख मांगने निकल जाया करता था। मंगलू का स्वभाव बहुत ही अलग था। दूसरों से भीख लेकर वो अपना पेट न भरता,
बल्कि उन्हीं पैसों को और अपने साथी भिखारियों को बांट देता। हाय राम, आज तो एक फूटी कोड़ी हाथ नहीं लगी, क्या खाएंगे हम? अब क्या बताऊं काका, मैंने तो आखिरी बार भर पेट खाना कब खाया था मुझे याद ही नहीं। गोपाल और अन्य भिखारी बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर मंगलू आ गया और उनसे कहने लगा, आज तक मैंने तुम सभी भिखारियों को भूखे पेट सोने दिया है क्या? जो आज दूंगा, जरा ये देखो मेरे पास क्या है, दही, जलेबी और खूब सारी खिचड़ी। मेरी आंखों से तो खुशी के आंसू छलक आए। अगर तुम ना होते तो ना जाने क्या होता आज, ना जाने मैं क्या खाता और कहाँ जाता। मैं तो भूखा ही मर जाता। अरे ऐसे कैसे परलोक जाओगे? पहले इसी धरती पर स्वर्ग का आनंद ले लो, ये खिचड़ी और दही जलेबी खाकर। सारे भिखारियों ने मिलकर जमकर और बड़ी ही चाव से खिचड़ी, दही और जलेबी खाई और सब आराम से सो गए। जैसे ही सुबह हुई, गोपाल काका, रमेश, कहाँ हो तुम सब? काका, काका, रमेश, कहाँ गए तुम दोनों? अब मैं किसके साथ भीख मांगूंगा? वो दोनों चोर थे, उन्हें जेल में डाल दिया गया। सुबह सुबह ही पुलिस आई और उन्हें उठाकर ले गई, जब तुम गहरी नींद में थे। ये कैसा भद्दा मजाक है? ये आप क्या कह रहे हैं? वो दोनों तो नेक इंसान थे, वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते। मंगलू उन्हें ढूंढते हुए पुलिस स्टेशन जा पहुंचा और देखा कि दोनों पुलिस के कैद में हैं। उन्हें देखकर मंगलू ने कहा, साहब, क्या मैं जान सकता हूं कि आपने इन्हें क्यों कैद करके रखा है? मुझसे तुम ऊंची आवाज में क्यों बात कर रहे हो? हम भिखारी हैं साहब, दुनिया से भले भीख मांगे पर हमारा गिरबान इतना कमजोर नहीं है कि हम चोरी कर लें। बड़ी बोलती निकल रही है तुम्हारी। इंस्पेक्टर साहब, आप कहें तो इसे भी अंदर कर दूं? हाँ हाँ, कर दो। लेकिन मेरी गलती क्या है? मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। उन हवलदारों ने मंगलू की एक ना सुनी और उसे काल कोठरी में डाल दिया, उसी काल कोठरी में जहां गोपाल और रमेश पहले से कैद थे। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा। उन लोगों ने मुझे और रमेश को इस जेल में बंद कर दिया। जिस जगह पर हम रात को सोया करते थे, उस जगह को एक व्यापारी ने खरीद लिया है, सेठ बिजोरी मल ने। लेकिन इसमें तुम्हें गिरफ्तार करने की क्या जरूरत थी? उस रात जब तुमने हमें जलेबियां खिलाई थी ना, तब जाकर रमेश ने मंगलू को सारी बात बताई। कुछ भी कहो, मंगलू है तो बड़ा दानी। हाँ, अब सुबह होते ही उनकी आंख खुलेगी, तब तक उन्हें होश नहीं आएगा। घोड़े बेचकर सोते हैं मंगलू भाई। उतने में वहाँ पर कुछ गुंडे आ गए और कहने लगे, इन भिखारियों को यहाँ से उठवाकर किसी जंगल या रेगिस्तान में छोड़ दो। ये जमीन हमारे गांव के नेता की है और एक शहरी व्यापारी आकर यहाँ पर बड़ा सा मॉल बनाने वाला है। इन भिखारियों की औकात ही क्या है? इन्हें जल्दी भगाना ही पड़ेगा। जब मॉल बनेगा तो मैं भी उस मॉल में अपनी एक दुकान खोलूंगा और ये बुरे काम बंद कर दूंगा। हाँ हाँ, पहले चलो इन्हें भगाओ। इन पर चोरी का इल्जाम लगाकर इन्हें हवालात में बंद करा दो। सरदार, यहाँ पर जितने भी भिखारी हैं ना, उनमें से एक मंगलू है, उसे हमें छोड़ देना चाहिए। अच्छा आदमी है। बाकी भिखारियों को हम जेल में डलवा देंगे। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, जल्दी जल्दी करो। उन गुंडों ने मंदिर से कुछ सामान चोरी कर उन भिखारियों के पास रखवा दी और पुलिस को थोड़ी सी रिश्वत खिलाकर उन्हें कैद में डलवा दिया। अच्छा, तो ये बात है। उस रात अगर मैं सोया ना होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। सब मेरी ही गलती है। मंगलू उन भिखारियों के साथ फूट फूट कर रोने लगा। मत रो मंगलू भाई, हो ना हो, ये सब हमारे किसी पाप का नतीजा है। जो भी हो, अब हम बाहर कैसे जाएंगे ये सोचिए। इस जेल में सिर्फ एक बल्ब है जो दिन में भी जलता है और इससे मैं परेशान हूँ। मैं इन सबको छोड़ूंगा नहीं, सब तोड़ दूंगा जेल के अंदर में। उस वक्त रमेश ने एक लकड़ी उठाई और उस जलते हुए बल्ब में दे मारी। उस लकड़ी के प्रभाव से बल्ब फूट गया और उसमें से एक रोशनी निकली
वो रोशनी सारे कैदियों को एक नई दुनिया में लेकर चली गई, जहां उन्होंने देखा कि पहले से ही वहां पर कई सारे कैदी मौजूद थे। ये सब क्या हो रहा है और कौन है ये सारे लोग? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये बल्ब की दुनिया कैसे आ गई? तब वहां पर एक बूढ़ा कैदी आ गया और उनसे कहने लगा, आओ आओ मंगलू, तुम आओगे ये हमें भली भांति पता था, पर ये नहीं पता था कि इतनी देर से आओगे। आपको मेरा नाम कैसे पता और आप कौन हैं? ये सब हो क्या रहा है? आप हमारे बारे में इतना सब कैसे जानते हैं? इस बल्ब की दुनिया से जेल बड़ा अच्छा दिखता है। जेल में जितने भी बल्ब हैं सब कैमरा जैसे काम करते हैं। हम यहाँ बैठकर जेल की सारी बातें सुन और देख सकते हैं। यहाँ से निकलने का कोई तो रास्ता होगा। हम भी यहाँ पिछले हफ्ते से कैद हैं। ये ग्रहों का हेर फेर है। जब भी ग्रहों से कोई खेलता है बल्ब का दरवाजा खुल जाता है और ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। इसका एक ही उपाय है। आप सबको बाहर निकालने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बताइए क्या करना है? इसके लिए तुम्हें जेल के सारे बल्ब फोड़ने होंगे। इतना कहकर बूढ़ा कैदी उन्हें जादुई बल्ब के पास लेकर चला गया। ये इतना बड़ा बल्ब, इससे हम कैसे आजाद होंगे? इस बल्ब को वही तोड़ सकता है जिसने कभी कोई पाप न किया हो और दिल का बड़ा सच्चा हो और दयालु भी हो। ये काम तो मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। चलो हटो। किसी की ना सुनकर रमेश ने एक लकड़ी उठाई और ना आओ देखा ना ताओ, और वो उस बल्ब को फोड़ने के लिए आगे बढ़ गया। लेकिन उस जादुई बल्ब का करंट इतनी तेज था कि रमेश की हालत खराब हो गई और उसे जोरदार करंट लगा। अरे बाप रे, अरे भगवान रे, करंट लग गया मुझे। रमेश को इतना जोर का झटका लगा कि सारे डर गए और रमेश दूर खड़ा हो गया। तभी उस विशाल बल्ब से आवाजें आई। प्रकृति के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता। ये बल्ब बहुत बड़े पुजारी की है जिसने जेल में निर्दोष होकर सजा काटी थी। इस बल्ब को मैं फोड़ूंगा और सबको यहाँ से आजाद करूंगा। इतना कहते ही रमेश के हाथों से लकड़ी लेकर मंगलू उस बल्ब के करीब पहुंच गया और बड़ी जोर से लकड़ी लेकर उस बल्ब पर दे मारा। जैसे ही लकड़ी बल्ब पर लगी वो बल्ब फूट गया और उसमें से कैदी की आत्मा निकली और कहने लगी, धन्यवाद मंगलू, तुमने और तुम्हारे साथियों ने हमें आजाद किया है। तुम्हारी तरह ही मैं भी बेगुनाह था और मुझे जेल में डाल दिया गया और मेरे ही श्राप के कारण सारे जेलवासी इस बल्ब की दुनिया में आ गए। लेकिन आपको सबक सिखाना ही था तो उन्हें सिखाना था ना जिन्होंने ये पाप किया, ना कि निर्दोष कैदियों को। इसके पीछे का कारण ये है कि मैं तुम्हें ये बल्ब देना चाहता था। इस बल्ब से तुम असली दुनिया में जाकर जो चाहे वो कर सकते हो। उस आत्मा ने मंगलू को एक बल्ब दी और उसके बाद वो आत्मा वहाँ से गायब हो गया और सारे ही दोबारा जेल में आ गए। तब मंगलू ने कहा, हमें एकजुट होकर रहना होगा, इस जेल से निकलना ही होगा। इतना कहकर मंगलू ने उस बल्ब को होल्डर पर लगा दिया और बल्ब जलने लगा। जैसे ही बल्ब जला सारे जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए। ये देखो, जेल की सारी सलाखें खुल चुकी हैं। हमें यहाँ से अब भागना चाहिए। सही कहा रमेश बेटा तुमने। चलो जल्दी चलो। सारे कैदी जेल से भाग रहे थे। तब उन्होंने देखा कि सारे घूसखोर पुलिस वाले एक तरफ एक बड़ी से जेल में कैद हैं। इस मौके का फायदा उठाकर रमेश, मंगलू और गोपाल काका वहाँ से फरार हो गए। इन्हें छोड़कर यहाँ से निकल चलो, वरना दूसरी विपदा आन पड़ेगी। मंगलू और उसके साथी भिखारी वहाँ से भागकर दोबारा उसी मंदिर के पास आ गए जहाँ सारा कारनामा हुआ था। उन्होंने वहाँ देखा कि एक बहुत बड़ा नेता वहाँ अपने गुंडों को लेकर खड़ा है। अब तुम सब कहाँ भागोगे? इस जगह पर हम एक नया मॉल बनाने वाले हैं। मुझे पहले से पता था कि आप सब इस जगह के पीछे पड़े हैं
लेकिन ये जमीन ना तो आपकी है और ना ही सरकार की। इतना कहते ही मंगलू ने अपने झोले से जादुई बल्ब को निकाला और उस बल्ब को जमीन पर रख दिया। जैसे ही बल्ब जमीन पर रखी गई, जादुई बल्ब एक बल्ब रेस्टोरेंट में परिवर्तित हो गई। सारे भिखारी ये मंजर देखकर दंग रह गए। ये सब क्या हो रहा है? ये बल्ब के आकार का रेस्टोरेंट कहां से आ गया? जवानों, जाओ और इस रेस्टोरेंट को तोड़ डालो। इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ हमारा अधिकार होना चाहिए। जी सरदार, ऐसा ही होगा। जैसे ही गुंडे उस बल्ब के रेस्टोरेंट को तोड़ने गए, उन्हें एक जोरदार बिजली का झटका लगा। तुम सबसे कुछ नहीं होने वाला। अब देखो मैं क्या करता हूँ। इतना कहकर नेताजी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उस बल्ब रेस्टोरेंट पर दे मारा। जैसे ही पत्थर उस बल्ब रेस्टोरेंट पर पड़ा, वहाँ तेज हवाएं चलने लगी और बिजली के तेज झटके से नेताजी बल्ब में कैद हो गए। नेताजी के बल्ब में कैद होते ही आत्मा प्रकट हुई। वो आत्मा उसी जेल के कैदी की थी जो कि बेगुनाह था। इसी पापी के कारण बेगुनाह होकर भी मैं जेल में कैद था, लेकिन अब और नहीं। अब इसका अंजाम बुरा होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए मंगलू। तुम्हारे अच्छे व्यवहार के कारण ये बल्ब रेस्टोरेंट है। अब से तुम सब इसी में काम करोगे। ये जमीन तुम सबके नाम पर होगी। इतना कहकर आत्मा गायब हो गई और सारे भिखारी उस बल्ब रेस्टोरेंट में मेहनत से काम करने लगे और अपनी अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारने लगे।